एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें दो नर्स को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं जिन के बारे में। और फिर हम जिन को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ओपी लग रहा होता है अपनी ट्रेनिंग करते हुए। और उसकी हाइट और फिजिकल बॉडी काफ़ी ज़्यादा बदल गई होती है। एक नर्स जिन के पास जाती है। जिन अपनी ट्रेनिंग करके अभी उठा होता है और वो सेटलेस होता है। और वो नर्स उसको ऐसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और सोचती है क्या ये शुरू से ही इतना स्मार्ट था। और जिन को बताती है आज आपका हॉस्पिटल में आखिरी दिन है, आज आप डिस्चार्ज होने वाले हैं। फिर वो नर्स जिन से उसका नंबर मांगती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें न्यूज़ चैनल में हंटर एसोसिएशन के लीडर को दिखाया जाता है। वो न्यूज़ चैनल वाले आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लीडर बताता है मेरा नाम है जिनहुक बेक। वो होस्ट हंटर एसोसिएशन वाले से कहती है हंटर बेक आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते होंगे ना, और हो भी क्यों ना, आप देश के इकलौते एस रैंक हंटर जो हैं। और वो लोग आपस में काफ़ी सारी बात करने लगते हैं। और यहाँ वही सो जिन की बहन अपने टीवी पर देख रही होती है। और उसे अचानक से याद आता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो रही है। और वो जिन को आवाज़ लगाकर बुलाती है। और फिर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि जिन की हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसकी मसल्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और जिन से पूछती है क्या तुम जिम जाना स्टार्ट कर चुके हो। जिन कहता है नहीं बस थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ। जिन कहती है तुम्हारी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और कहती है अच्छा ठीक है मैं स्कूल जा रही हूँ। और फिर जिन उसे छाता देता है। पर जीना मना करने लगती है कि उसे फालतू का सामान अपने बैग में नहीं रखना। लेकिन जिन उसे जबरदस्ती उस छाछा को पकड़ा देता है और उसके बैग में डाल देता है। फिर जिन अपने डेली मिशन को देखता है जिसमें से सब कुछ कंप्लीट हो चुका होता है। बस उसका 10 किलोमीटर दौड़ने वाला जो होता है वो बचा होता है। जिन सोचता है दौड़ तो मैं बाद में भी कर लूंगा। और सोचने लगता है क्या मेरी मसल स्टेज की वजह से बढ़ी है। अगर मेरा लेवल इसी तरह बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मैं एक बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। और वो अपना ही स्टेटस विंडो खोल कर देखने लगता है। उसमें जिन का लेवल 18 दिखता है। जिन कहता है मेरे पास कुछ और पॉइंट्स हैं, मुझे इन्हें कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। माना ताकत जरूरी है, पर अगर मैं हमला नहीं कर पाऊंगा तो मेरा ताकत किस काम का। मुझे अपनी फुर्ती पर भी ध्यान देना होगा। फिर जिन नोटिस करता है वहाँ एक इंटेलिजेंस का ऑप्शन भी है। जिन सोचता है लगता है इसका कनेक्शन मैजिक से है। और अपने पांचों पॉइंट्स इंटेलिजेंस में डाल देता है। और फिर जिन को एक कॉल आता है जो कि उसके मकान मालिक का होता है। मकान मालिक जिन से उसके घर का किराया मांगता है। और जिन कहता है ठीक है मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपको किराया दे देता हूँ। फिर जिन अपने मन में सोचता है पता नहीं मुझे शक्तियों का एहसास हुआ है या फिर क्या, पर अब जो मैं इन दानवों को आसानी से मार पा रहा हूँ उसके वजह से ऐसा लगता है कि अब पैसे कमाने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना भी आसान नहीं होगा। मुझे अच्छे पैसे कमाने के लिए हाई रैंक डंजन में जाना होगा। पर ई रैंक वाले हंटर को कोई भी वहां जाने नहीं देगा। अगर मेरी रैंक बढ़ जाए तो ऐसा हो सकता है हाई रैंक होने की वजह से मुझे वहां कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा कोई भी हंटर नहीं है अभी तक जो अपना लेवल बढ़ा सकता है, लगातार ताकतवर हो सकता है। पर इससे मुझ पर बहुत सारी उंगलियां उठेंगी, प्रेस इस बात को उछालेगी, इसका नतीजा कुछ और भी निकल सकता है। और जिन डिसीजन लेता है जब तक वो अपनी हिफाजत करना खुद नहीं सीख जाएगा वो खुद को हाइड रखेगा और रिवील नहीं करेगा। और फिर वो अपने फोन को स्क्रॉल करते हुए देखता है और उसे एक मैसेज आता है और वो चौंक जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जिन अपना 10 किलोमीटर रनिंग का टास्क पूरा कर चुका होता है। फिर जिनको कुछ लोग मिलते हैं उसमें से जो उन सभी का लीडर होता है वो अपना नाम डोमसो बताता है। उसके पीछे वाला आदमी कहता है मैं इसे जानता हूँ, ये अपने काम की वजह से काफी ज्यादा फेमस है और इसका निकनेम है दुनिया का सबसे कमजोर हंटर। और वो हंसने लगते हैं। डोंगसू उन्हें चुप कराते हुए कहता है जिन तुम इन सब की बातों का बुरा मत मानो। जिन कहता है नहीं मेरा रैंक सच में ई है। फिर डोंगसू बताता है हमें तुम्हारे ई रैंक से कोई परेशानी नहीं है, हम तो बस हमारी टीम को पूरा करने के लिए एक मेंबर चाहते हैं। और उसे डिटेल में बताते हुए कहते हैं ये एक सी रैंक का डेंजन है, इसमें अंदर जाने के लिए 8 लोग होना जरूरी है और उसमें से भी आधे सी रैंक के होने चाहिए। देखो तुम्हारा काम वहां लड़ना नहीं है, इसलिए हम तुम्हें वहां लूट का कोई हिस्सा नहीं देंगे, लेकिन इसके बावजूद हम तुम्हें 20 लाख दे सकते हैं। जिन सोचता है 4 सी रैंक और 2 डी रैंक वाले हंटर। जिन पूछता है मुझे क्या करना होगा। वो लोग बताते हैं तुम्हें बस सामान लेकर चलना होगा। जिन पूछता है क्या आप बिना हीलर के जा रहे हैं। डोंगसो बताता है कि हमें हीलर मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए हम सभी रेड बिना हीलर के ही करते हैं। जिन कहता है टीम में हीलर ना होना ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। और फिर तभी हम एक नए बंदे को देखते हैं जो अपना नाम जिनहो बताता है और ये भी बताता है कि उसका रैंक डी है। जिन उसके आर्मर को देखकर सोचता है डी रैंक वाले के पास ऐसा कपड़ा ये जरूर किसी बड़े घर से होगा। और फिर वो सभी तैयार होकर वहां डेंजल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं जिन और जिनहो आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं।
और फिर वो लोग डेंजन गेट के पास पहुंच जाते हैं और वो सभी गेट के अंदर जाने लगते हैं। वो लोग डेंजन गेट के अंदर पहुंचते हैं। वो सभी लोग देखते हैं कि अंदर काफी ज्यादा अंधेरा होता है। उनमें से एक आदमी अपना पावर यूज करके वहां पर रोशनी करता है। जिन सोचता है अंधेरे से भरा तहखाना जैसा उस दिन कार्नियर टेम्पल में था। जिन्हो जिन से पूछता है ये चमकीले स्टोन कैसे होते हैं। जिन बताता है वो स्टोन डेंजन में पाए जाते हैं और ये ज्यादातर डेंजन में होते हैं और इनसे ही डेंजन में रोशनी बने रहती है। फिर जिन कुछ महसूस करता है और अपना ध्यान लगाकर सुनने लगता है। जिन कहता है बेशक अभी तक वो हमारे सामने नहीं आए हैं पर वो यहीं पर हैं। और फिर सभी लोग चौकन्ने हो जाते हैं। जिन हमें बताता है वो लोग अंधेरी जगह पर रहने वाले और रोशनी पर छिपने वाले हैं। और फिर वो बताता है वो मॉन्स्टर्स कीड़े जैसे होंगे। तभी मॉन्स्टर ऊपर से हमला करना शुरू कर देते हैं और मॉन्स्टर का नंबर काफी ज्यादा होता है यहाँ पर। वो लोग उनसे लड़ने लगते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं। जिन सोचता है इनके पास हीलर नहीं है पर इनका टीम काफी ज्यादा अच्छा है, ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं पर फिर भी कुछ तो गड़बड़ है। और फिर हम देखते हैं उन लोगों ने सभी मॉन्स्टर को मार दिया होता है और उनका बॉस कहता है एशियन स्टोन के 7 बराबर हिस्से में बांटे जाएंगे। फिर हम देखते हैं वो लीडर जिनको शुक्रिया करता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो मॉन्स्टर ऊपर से आने वाले हैं। जिन कहता है मुझे अंदाजा हुआ। और फिर उनकी टीम का एक बंदा उनके टीम लीडर से कहता है ये देखिए ऐसा लगता है इनमें से कुछ मॉन्स्टर को किसी चीज से मारा गया है। डोंगसू कहता है शायद यहाँ कोई और भी मॉन्स्टर है जो इन सबसे काफी ज्यादा ताकतवर है। डोंगसू सोचता है ये काम जरूर किसी बड़े मॉन्स्टर ने किया होगा। फिर जिनहू से कहता है ये तलवार और आर्मर काफी महंगे होंगे ना। जिनहू बताता है मेरे पहले रेट थी इसलिए मेरे पापा ने ये मुझे लेकर दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग को दिखाया जाता है और उसके अंदर जिम को। वहाँ कुछ लोग अपने ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर एक धमाका होता है। वहाँ लोग अपनी ट्रेनिंग कर ही रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं ये आवाज कैसा था, कहीं कोई बड़ा धमाका हुआ है क्या। फिर एक दूसरा लड़का बताता है डरो मत, यहाँ ये सब आम बात है। और बताता है देखो किल्ड मास्टर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं उस किल्ड मास्टर ने अपने एक ही पंच में उस बड़े से पत्थर को तोड़ दिया होता है। फिर सीन वापस से जिन की तरफ और बाकियों की तरफ शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वो लोग डेंजन में आगे बढ़ रहे होते हैं और जिनू से बात करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जिनहू कहता है इतने वजन के साथ इतने बड़े डेंजन में चलना तुम्हें मुश्किल लग रहा होगा ना। जिन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ और कहता है जब पैसे बिना लड़े ही मिल रहे हो तो और क्या चाहिए। पर जिन अपने मन में सोच रहा होता है कुछ तो गड़बड़ है, ये अच्छी पार्टी है वो भी बिना हीलर के, उसमें से टीम भी अधूरी है। और फिर बोलता है आगे बढ़ते चलते जाते हैं और फिर वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं। वहाँ काफी सारे माना क्रिस्टल होते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये किसी बड़े खजाने से कम नहीं है। और तभी जिनहू जिन से उसका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है और फिर जिनहू मिस्टर डोंगसुंग के पास जाता है और कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है जीत का इनाम इसे नहीं मिलेगा क्योंकि क्रिस्टल खुदाई से नहीं मिलते, बाकी मॉन्स्टर से मारने पर मिलते हैं, तो इसका हिस्सा खजाने में 8वां नंबर पर होगा। डोंगसुक कहता है बिल्कुल सही कहा, हम इन्हें माना क्रिस्टल को 8 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस मुसीबत से निपटना होगा। और फिर हम देखते हैं एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर जो कि सी रैंक का होता है वहां पर सोया होता है और डोंगसुक बताता है बॉस मास्टर को मारने के बाद डेंजन का गेट बंद हो जाएगा, इसलिए हमें पूरे खजाने को पहले ही लेना पड़ेगा। और फिर वो टीम लीडर कहता है जिन और जिनहू तुम यहीं पर रुको और मॉन्स्टर पर नजर रखो, हम और भी हथियार की जरूरत पड़ेगी तो हम उसे लेकर आते हैं। और वो लोग वहाँ दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। जिनहू कहता है इसका मतलब उन लोगों ने हमें धोखा दिया है। जिन सोचता है मैं जानता था यही होने वाला है। और फिर तभी वो स्पाइडर मॉन्स्टर जाग जाता है। जिन्हू कहता है जिन तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। पर जिन कहता है नहीं इससे तो मैं ही लड़ूंगा और अपनी स्वॉर्ड निकाल कर सामने खड़ा हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं मिस्टर डोसोंग और उनके साथियों को। उनका एक बंदा कहता है हम उन्हें वहीं भी तो मार सकते थे ना, हम इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हैं। मिस्टर डोसोंग बताते हैं अगर लड़ाई के दौरान वो मॉन्स्टर जाग जाता तो हम सभी को काफी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता और हमें माना क्रिस्टल भी नहीं मिलते, और वैसे भी वो दोनों मिलकर भी उस बॉस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएंगे। वो मकड़ी उन्हें खाकर वहां सो जाएगी और फिर हम सभी माना क्रिस्टल चुरा लेंगे। उनमें से एक बंदा कहता है क्या सच में वो मकड़ी अभी भी सो रही होगी। उनका लीडर कहता है अगर वो नहीं सो रही होगी तो हम सभी को मिलकर उसे हराना होगा। और वैसे वो लड़का जिनहू, उसकी तलवार और उसके आर्मर की कीमत करोड़ों में होगी और कहता है चलो देखते हैं वो लोग कब तक टिक पाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जिन की तरफ। जिन और वो मॉन्स्टर आमने सामने खड़े होते हैं। जिनहू कहता है रुक जाओ जिन, इसे मारने के लिए कम से कम बी रैंक का हंटर होना चाहिए,
अगर वो भी नहीं तो कम से कम अपर सी रैंक का तो होना ही चाहिए। तो जिन कहता है तुम इसे नहीं पार पाओगे। फिर जिन अपने मन में सोचता है ये सही कहना है, पहले डेंजन बॉस जिससे मैं लड़ा था वो शायद डी रैंक का था और फिर उसके बाद वाला उससे भी ज्यादा कमजोर, पर ये बॉस उन दोनों से काफी ज्यादा ताकतवर है। पर पता नहीं क्यों ये सब जानते हुए भी मुझे डर नहीं लग रहा। मैं इतना काबिल हो गया हूँ कि मैं सी रैंक के बॉस को मार सकता हूँ। और जिन उस पर हमला करने के लिए दौड़ जाता है और उस पर हमला कर देता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें यूनू को दिखाया जाता है, वो कार पर बैठा होता है और उसके साथ हंटर एसोसिएशन का मैनेजर भी होता है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वो मैनेजर कहता है एक और बिजी दिन सर। यूनू कहता है ये मीडिया वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझ पर हावी हो रहे हैं, ऊपर से मुझे ज्यादा बात करना पसंद भी नहीं है। और फिर वो मैनेजर यूनू से ट्रेनिंग की मदद करने के लिए पूछता है और यूनू मान जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें टेंशन में जिन की तरफ दिखाया जाता है जो कि उस स्पाइडर मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और वो दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। जिन अपने मन में सोचता है अगर इस मॉन्स्टर का एक भी अटैक मुझ पर हिट हुआ तो मेरा खेल वहीं खत्म हो जाएगा। और यहाँ जिनू इस लड़ाई को देखकर काफी ज्यादा चौंक चुका होता है और सोच रहा होता है लगता है ये कोई ई रैंक का हंटर नहीं है, ये नामुमकिन है। और सोचता है कहीं ये हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा। मैंने अफवाह सुनी है कुछ लोग अपनी गलत रैंक बताकर अपनी असली रैंक छुपाते हैं, उन्हें लोग फर्जी हंटर के नाम से जानते हैं और ये लोग मजे के लिए खून करते हैं। और ये सोचकर जिन काफी ज्यादा डर जाता है और यहाँ जिन अभी भी उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और जिन सोचता है ये क्या, मेरे सारे अटैक्स इस मॉन्स्टर पर बेअसर क्यों हो रहे हैं, अगर मैं थका तो मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी, इससे पहले मुझे इसे मारना होगा। और फिर वो अपना डैगर जिसमें पैरालाइज करने की एबिलिटी होती है उसे यूज करने का सोचता है और सोचता है मुझे कमजोरी से परवार करना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। पर वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है वो मॉन्स्टर अपने पॉसन उस पर छोड़ देता है और जिन पीछे हट जाता है और बाल बाल बचता है। जिन सोचता है इतना बड़ा शरीर और ऊपर से पॉसन, ये तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, पर इतने खतरे के बावजूद भी मुझे इसके करीब जाना होगा और लड़ना होगा। और वो खुद को बफ करके उस मॉन्स्टर का हमला करने लगता है और इसका भी उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा होता। पर जिन अभी भी काफी तेजी से उस मॉन्स्टर पर हमला करता जा रहा होता है और फिर एक पल ऐसा भी आता है जिन उस मॉन्स्टर पर हमला ही करने वाला होता है पर उसके थकावट का लेवल 70% हो जाता है और वो धीमा पड़ जाता है और वो मॉन्स्टर उसे मारकर दूर फेंक देता है। और फिर वो मॉन्स्टर आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी जिन को एक नोटिफिकेशन आता है फुल रिकवरी यूज का और वो मॉन्स्टर के हमले से बच जाता है और ऊपर से आकर उस मॉन्स्टर के सिर पर अपना डैगर घुसा देता है और बार बार मारकर उसे पैरालाइज करने लगता है और आखिर में उस मॉन्स्टर को मार देता है। और उसे फिर से काफी सारे लेवल अप के नोटिफिकेशन आते हैं। जिन सोचता है डेली मिशन का इनाम मेरे सही समय पर काम आ गया, वरना नतीजा कुछ और भी हो सकता था। और यहाँ जिनू सोच रहा होता है यकीन नहीं होता इसने अकेले एक सी रैंक के बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया और सोचता है यह जरूर कोई और रैंक का है। और फिर जिनू उसके पास जाकर बोलता है बॉस क्या मैं आपके लिए ऐसे स्टोन उठा सकता हूँ। और यहाँ वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। जिन सोचता है ये ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर जिनू काफी डरा होने के कारण उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। जिन सोचता है पता नहीं इसे क्या हो गया है। और तभी वहाँ डेंसुंग और उसकी पूरी टीम आ जाती है और हमारा सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं मास्टर जिनू अपने मैनेजर के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो मैनेजर काफी मेहनत कर रहा होता है पर यहाँ मास्टर जिनू अपने एक हाथ से ही उसे सारे अटैक को रोक रहे होते हैं और अपना एक ही अटैक करके उसे पीछे कर देते हैं। जिनू पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और ट्रेनिंग के लिए शुक्रिया करता है। और फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग जिनके पास जाते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है मुझे नहीं लगता ये बॉस मॉन्स्टर है। और वो लोग सोच रहे होते हैं इस मॉन्स्टर को जिनू ने मारा है। फिर मॉन्स्टर डेसुंग कहता है जिनू तुम्हारा ये शील्ड मुझे चाहिए क्योंकि मुझे ये पसंद आ गया है और मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, जिनको मार दो वरना हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। और अपने मन में सोचता है इस लड़के ने इस शील्ड की मदद से इतने ताकतवर मॉन्स्टर को मार दिया, इसे मारने में हमें मुश्किल हो सकती है। और उन लोगों से कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें यहीं पर मार देंगे। पर हम देखते हैं जिनू जिनका साथ देता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और तभी वो लोग जिनको मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं एक साथ। और वो लोग पूछते हैं एक बात बताओ क्या तुमने कभी किसी का जान लिया है। और तभी जिनको एक मिशन मिलता है और उसमें 6 लोगों को मारने का टास्क होता है। वो डेंसुंग का एक साथी जिन पर हमला कर देता है और तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें इजिन और उन 2 लड़कियों को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। उसमें एक लड़की इजिन से पूछती है आखिर व्हाइट टाइगर गिल्ड में क्या चल रहा है। इजिन कहती है सब ठीक चल रहा है। और इजिन हंटर गिल्ड वाले में पूछने लगती है। वो हंटर गिल्ड वाली लड़की बताती है कुछ खास नहीं, बस तुम्हारे जैसा है। और कहती है
कुछ दिनों पहले हम एक ए रैंक के मॉन्स्टर से लड़ने के लिए गए थे। हमें उसे मारने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, पर मिस चान ने उसे काफी ज्यादा आसानी से हरा दिया। और बताती है, हम ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और उनके तो काफी ज्यादा चौंक गया था। और फिर वो लोग और भी काफी सारी बात करती है, लेकिन वो थोड़ा फालतू है तो मैं उसे कवर नहीं कर रहा हूँ। फिर सीन्स वापस से शिफ्ट होते हैं जिन की तरफ। हम देखते हैं जिन को, जो कि घायल पड़ा होता है, और जिन अपने मन में सोच रहा होता है, मैं उस दुनिया में हूँ जहाँ पर कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं है। नफरत और जोका से भरी हुई दुनिया है ये। और अपना वही 6 लोगों को मारने वाला टास्क को देख रहा होता है, और वो अपनी सारी पेनफुल मेमोरीज को याद करने लगता है जिसमें उसे सभी ने बुली किया था और उसे कमजोर करके चिढ़ाया करते थे। जिन सोचता है, सिस्टम ने मुझे खुद इन्हें मारने का मौका दिया है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। और जिन अचानक से खड़ा हो जाता है और ये देखकर जिन्नू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, आप तो अभी भी जिंदा है बॉस, शुक्र है। और फिर जिन धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, पर यहाँ डैंसुंग और उसके साथी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिन उसकी तरफ लगातार आगे बढ़ता हुआ जा रहा होता है और सब उसके अंदर से काले रंग का ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है। जिन उनके सामने जाकर बोलता है, अगर तुम शिकारी हो तो तुम खुद भी शिकार होने के लिए तैयार होते होगे ना। और उसके बाद डैंसुंग का एक टीम मेंबर हीरो बनकर जाता है और जिन के कंधे में हाथ रखता है और उसके कंधे में हाथ रखकर उसे बड़ी बड़ी बातें बताने लगता है। और जिन उसके बिना कोई बात सुने उसका गर्दन काट देता है। और ये काफी ज्यादा बैडेस्ट मोमेंट था भाई यहाँ पर। और ये देखकर उन सभी लोग के होश उड़ जाते हैं और वो सभी लोग सोचते हैं, वो बंदा जो जिन के पास गया था वो डी रैंक का था, उसे कोई ई रैंक वाला कैसे मार सकता है। जिन सोचता है, अभी अभी मैंने किसी को जान से मारा है, पर मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा, और वैसे भी अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। तो बात अब ताकतवर के जिंदा रहने की है, तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता। और अपनी तलवार उठा लेता है। फिर सभी लोग मिलकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ वो लोग जिनको छू भी नहीं पाते। जिन अपने स्पीड और पावर का यूज करते हुए सभी को मारने लगता है और वो काफी आसानी से बिना कुछ एफर्ट्स लगाए 5 लोगों को मार देता है। अब आखिरी में बचा होता है डैंसुंग, जिन को सोचता है उस बॉस मॉन्स्टर से ये काफी ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ डैंसुंग सोच रहा होता है, इसने पल भर में मेरी पूरी टीम को खत्म कर दिया। और पूछता है, उस बॉस मॉन्स्टर को तुमने ही मारा था ना। और डैंसुंग अपने पावर का इकट्ठा करते हुए सोचता है, चाहे कितना भी ज्यादा बड़ा हंटर क्यों ना हो, लेकिन इसने एक बॉस मॉन्स्टर और 5 हंटर से लड़ाई की है, इसके बाद ये कमजोर हो गया होगा। और वो जिन पर हमला करता है, पर जिन उसे इतनी तेजी से पकड़ता है कि हमें सब कुछ एकदम स्लो मोशन में दिखाया जाता है। जिन डैंसुंग का मुंह पकड़ता है और उसे जमीन पर पटक देता है। और फिर डैंसुंग अपनी जान की भीख मांगने लगता है, पर जिन उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे गर्दन काट कर अलग कर देता है। और फिर जिन का मिशन कंप्लीट हो जाता है। और फिर जिन से कहता है, ये डंजन अब बंद होने वाला है, तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें डंजन के बाहर रिसेप्शनिस्ट को दिखाया जाता है। वो कहती है, क्या तुम कहना चाहते हो कि जितने भी सी रैंक वाले हंटर थे सभी मारे गए हैं? वो दोनों ही बचे हैं, जिसमें एक डी रैंक और एक ई रैंक वाला हंटर है। जिनो कहता है, हाँ। वो रिसेप्शनिस्ट कहती है, मुझे और भी तुमसे कुछ काफी ज्यादा सवाल करने हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक दूसरे शहर में एक दूसरे बिल्डिंग को दिखाया जाता है और हम एक बॉडी बिल्डर टाइप के इंसान को देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं एक ऑफिसर मैनेजर वो के पास जाकर उन्हें एक फाइल देता है और कहता है, ये उसी सी रैंक डंजन के बारे में है जहाँ 6 हंटर मारे गए थे और जिंदा बचने वालों में से एक डी रैंक का और एक ई रैंक का हंटर था। मिस्टर वो कहते हैं, वो दोनों वहां से भाग निकले होंगे, ये काफी आम सी बात है। और वो ऑफिसर बताता है, वो दोनों ना सिर्फ वहां से बाहर निकले बल्कि उन्होंने उस मॉन्स्टर को भी वहां हरा दिया था। और कहता है, डी रैंक वाले जिनों के पास काफी महंगा शील्ड और एक स्वॉर्ड थी, उसकी मदद से ही उन्होंने उस मॉन्स्टर को हराया होगा। पर वो दूसरा हंटर, उसका बचना मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ समय पहले वो एक पुराने डंजन से भी वापस लौटा था, उसका नाम जिनहू सांग है। जिनका नाम सुनकर मिस्टर वो याद करने लगते हैं, ये वही लड़का है जिसका माना पावर काफी ज्यादा कम था। वो ऑफिसर आगे बताते हुए कहता है, मरने वाले से एक हंटर डोंगसुंग भी था। मिस्टर वो कहते हैं, ये मामला काफी ज्यादा सीरियस लग रहा है मुझे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन को घर में दिखाया जाता है और जिन अपनी बहन के लिए फ्राइड चिकन लाया होता है और ये देखकर उसकी बहन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हमें उन दोनों को खाना खाते हुए दिखाया जाता है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। जिन अपनी बहन से पूछता है, तुम्हारी रेट कैसी रही? इस बार हमेशा की तरह तुम्हें चोट भी नहीं लगी है? क्या इस बार कुछ ज्यादा ही ताकतवर टीममेट्स मिले थे तुमको? जिन सभी लोगों को बारे में सोचते हुए कहता है, बहुत ताकतवर होने के बावजूद भी वो लोग मेरे सामने टिक नहीं पाए, और जब समय आया तो मैं उन्हें मारने के लिए बिल्कुल नहीं घबराया। उन लोगों ने तो ये भी सोच लिया था कि वो लोग मुझे मार देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। पर शायद अगर पहले जैसा मैं वही होता
तो मैं वहां से जरूर भाग जाता, पर लेवल अप होने के कारण मेरा डर खत्म हो चुका है। और फिर जिन की बहन उसे आवाज देते हुए कहती है, जिन तुम कहाँ खो गए? जिन कहता है, मैं सोच रहा था कि मैंने सामान के कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिए। जिन की बहन कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जिन अपने मन में सोचता है, मुझे लगातार खुद को ताकतवर बनाना होगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से वही करूंगा जो मैंने आज किया। और फिर जिन अपनी बियर पीने लगता है, और तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है। इसमें लिखा होता है, आपके शरीर के लिए ये नुकसानदायक है, और उसका हेल्थ 3 सेकंड में रिकवर होने लगता है। और फिर यहाँ जिनको पता चलता है कि उसके पास पॉइजन रेजिस्टेंस की भी एबिलिटी है, जिसके कारण उस पर कोई भी जहर काम नहीं करेगा, और यहाँ उसे नशा भी नहीं होगा। और फिर यहाँ हम देखते हैं जिन अपने रूम में बैठकर काफी सारी बियर्स पी जाता है, पर उस पर नशा ही नहीं हो रहा होता। और फिर हम देखते हैं जिन की बहन जिनके पास जाती है और उसे बताती है कि किसी जिन्हों का कॉल आया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम जिन और जिन्हों को एक कॉफे में बैठे हुए देखते हैं। जिन्हों कहता है, आपको यहाँ बुलाने के लिए मैं माफी चाहूंगा। जिन कहता है, मुझे लगा नहीं था हम दोबारा मिलेंगे। जिन्हों कहता है, मैं खुश हूँ कि आज मैं आपकी वजह से जिंदा हूँ। जिन कहता है, वैसे तुम्हारे हिस्से के ऐसे स्टोन मेरे काफी काम आए, उसके अलावा उसे राज को तुमने राज ही रखा। जिन्हों कहता है, वो तो अपने इसलिए किया क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं मारते तो वो हमें मार देते अपनी सेल्फ डिफेंस में। जिन फिर पॉइंट पर आता है और पूछता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जिन्हों कहता है, हम एक स्ट्राइक टीम बनाना चाहते हैं। पर जिन उसकी कोई भी बिना बात सुने वहां से जाने लगता है और कहता है, मेरे पास मजाक का टाइम नहीं है। जिन्हों कहता है, बस 19 रेड्स। जिन पूछता है, क्या तुम कमांडर बनना चाहते हो? जिन्हों रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि वो एक बार उसकी बात सुने, और जिन मान जाता है। जिन्हों बताता है कि उसे एक लाइसेंस कमांडर बनना है, और उसके लिए उसे 20 रेड का तजुर्बा होना चाहिए, और उसी के कारण वो ये सब कर रहा है। और कहता है, मेरे साथ आपकी पहली रेड थी, कंपनी विरासत में पाने के लिए मैंने पढ़ाई तो कर ली है, मैं रिटर्न टेस्ट तो पार कर लूंगा, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और बताता है, मैं बस अपनी कंपनी के लिए कमांडर बनना चाहता हूँ, और मेरे पापा एक गिल्ड बनाना चाहते हैं। फिर जिन सोचता है, जितना खतरनाक डेंजर होगा, इनाम भी उतना ही कीमती होगा। एसेंस स्टोन और माना क्रिस्टल तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, और अगर तुम चाहो कि हंटर्स कंपनी के फायदे के लिए डेंजन जीते तो ये एक अच्छा बिजनेस होगा। जिन्हों कहता है, सही कहा, मेरे पापा किसी एस रैंक वाले को ही कमांडर बनाना चाहेंगे, और मेरा भाई सब कमांडर होगा। ये गिल्ड एक बिजनेस है। जिन कहता है, इसे देश में बस 7 ही एस रैंक वाले लोग हैं, और उसमें से फ्यू मेन जो आज तक किसी गिल्ड में नहीं जुड़ा, और अब वो रिटायर हो चुका है। जिन कहता है, कहीं उनकी नज़र दूसरी गिल्ड पर तो नहीं है? अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपना दुश्मन बना लोगे। जिन्हों कहता है, मेरा भाई अभी तक अवेकन नहीं हुआ है, तो इसलिए उसकी जगह कमांडर बनना मैं चाहता हूँ। और कहता है, सुनिए बॉस, अगर आप अपनी पावर्स को छिपाते हुए रेड जारी रखना चाहते हैं तो उसमें आपको किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी, और ऐसा करने से बाकी लोग भी मुझ पर भरोसा करने लगेंगे कि मैं किसी हाई रैंक के बजाय किसी ई रैंक वाले के साथ जाऊंगा। और जिन्हों अपने मन में सोचता है, मैं इस काम के लिए किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता सिवाय इनके, और अपना एग्रीमेंट जिनको देता है, और उसमें एक बिल्डिंग देने की बात करता है जिसका प्राइस $30 बिलियन होता है। जिन सोचता है, 19 सी रैंक रेट के बदले $30 मिलियन एक वक्त था कि ये रकम मेरे लिए काफी ज्यादा मायने रखती थी, पर अब मैं वो इकलौता इंसान हूँ जो लेवल अप हो सकता है। और इस बात को ध्यान रखते हुए $30 बिलियन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं, और वैसे भी किसी और के साथ काम करना एक काफी ज्यादा जोखिम भरा है, और मैं ये नहीं जानता कि लेवल अप बढ़ाते रहने से मेरे शरीर पर क्या असर होगा। और ये सोचकर जिन उसे एग्रीमेंट को ठुकरा देता है और वहां से जाने लगता है। जिन्हों कहता है, रुकिए, अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तो मैं वादा करता हूँ आपका राज राज ही रहेगा। और फिर ये सीन शिफ्ट हो जाता है, और फिर हमें उसी शख्स को दिखाया जाता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में आखिरी में देखा था। वो कहता है, मुझे उन दोनों हंटर्स की जानकारी चाहिए, उस टेंशन में जिंदा बाहर निकलने वालों की। और फिर उसके पास एक लड़की आती है और उससे कहती है, सर डैंसुंग, मैं डॉक्यूमेंट ले आई हूँ। वो शख्स कहता है, मेरे भाई को जान से मारने वाले उन दोनों हंटर्स का नाम बताओ। फिर वो लड़की उसे डॉक्यूमेंट देती है। ये आदमी शायद डेंसुंग का भाई है। डेंसुंग का भाई उस डॉक्यूमेंट को लेकर उस लड़की से कहता है, लौरा, अगर मैं दूसरी दुनिया में रहकर किसी का खून कर दूं तो? लड़की बताती है, अगर हंटर किसी ऐसे देश में क्राइम करता है जहाँ उसका अपराध संधि है तो उसे वही सजा मिलेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मुकदमा आपके देश में ही चलेगा। और फिर डेंसुंग का भाई कहता है, मेरा पूरा शेड्यूल बदल दो। उसकी मैनेजर समझाती है और कहती है, अगर हमने ऐसा किया तो हमें बिजनेस में काफी ज्यादा नुकसान होगा। डेंसुंग का भाई कहता है, ठीक है, इंतजार करते हैं, पर आगे से शेड्यूल मत लेना। और फिर डेंसुंग का भाई जिनू और जिनकी प्रोफाइल देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें पार्क में जीना और जिन को दिखाया जाता है। जिन अपनी बहन से कहता है,
पहले मैंने कभी तुम्हें एक्सरसाइज करते नहीं देखा। जिनकी बहन कहती है पूरा दिन घर पर पढ़ते रहना भी तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना। और फिर वो लोग एक साथ दौड़ने लगते हैं। जिन अपनी बहन से पूछता है अगर तुम्हारे पास 30 बिलियन होते तो तुम क्या करते। उसकी बहन पूछती है तुम अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। जिन कहता है बस ऐसे ही। फिर जिन की बहन बताती है सबसे पहले तो मैं माँ का इलाज करवाती और फिर अपने कॉलेज का फीस देती। और कहती है और पता नहीं मैंने इससे ज्यादा कुछ सोचा नहीं है। और फिर जिन अपनी बहन को पीछे आने से मना करके काफी स्पीड से आगे बढ़ जाता है। और फिर हम देखते हैं जिन अपना पूरा डेली मिशन कंप्लीट कर चुका होता है और जिन नोटिस करता है कि गोल पूरा होने के बाद भी उसके पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। फिर वहां पर जिन उसकी बहन आ जाती है और हांफते हुए कहती है देखा जिन मैंने तुम्हें पकड़ लिया। पर जिन वहां से और आगे निकल चुका होता है और अपनी बहन से कहता है मुझे अभी और दौड़ना है। और फिर जिन 20 किलोमीटर दौड़ लेता है और कहता है गोल अभी दुगना हो चुका है। और फिर जिन को एक सीक्रेट मिशन मिलता है और जिन देखता है कि इस बार उसे 2 लूट बॉक्स मिले हैं। जिन पहले रैंडम लूट बॉक्स को खोलता है और उसमें से एक डंजन की चाबी निकलती है और इस बार उसे मॉन्स्टर किंगडम में जाना होता है और इसका डेंजरस लेवल एस होता है। और उस नोटिफिकेशन पर लिखा होता है S11 डंजन को जीतने पर उसे एक हीलिंग पोशन मिलेगा जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है हमें हॉस्पिटल में जिन को और इसकी माँ को सामने बैठे हुए दिखाया जाता है। जिन सोच रहा होता है अगर वो हीलिंग पोशन किसी भी बीमार को ठीक कर सकता है तो मुझे उसे पाना ही होगा। और फिर हम देखते हैं जिन एक बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है और अपनी चाबी को घुमाता है और उसके सामने एक डंजन गेट खुल जाता है। जिन सोचता है अगर खतरे का लेवल डंजन के लेवल जितना ही है तो जरूर ये एक एस रैंक का डंजन होगा। और अगर ऐसा है तो जरूर मैं वहाँ उस चीजो आइलैंड जैसा ही कुछ होगा जिस आइलैंड में वो सभी एस रैंक के हंटर बुरी तरह हारे थे। और जिन उस पोर्टल को चाबी घुमाकर खोलता है और हमें एक बड़ा सा दरवाजा दिखाया जाता है। जिन वहां अंदर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां चारों तरफ आग जल रही होती है। जिन सोचता है जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है और कहता है अगर खतरा बढ़ जाए इस रिटर्न स्टोन का यूज करके वहां से बाहर निकल जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि एक 3 सर वाला मॉन्स्टर उसके सामने आकर सीधा खड़ा हो जाता है। जिन सोचता है अगर मैं यहाँ पर हारा तो सब खत्म हो जाएगा और अपना डैगर निकाल लेता है और उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए सोचता है ये जो भी है इतना आसान से नहीं मरने वाला। और उस मॉन्स्टर की तरफ दौड़ कर जाता है और मॉन्स्टर को काफी ज्यादा चोट पहुंचाता है काफी तेजी से और वो मॉन्स्टर पे जिन पर हमला करता है। जिन पीछे हटते हुए सोचता है इसे तो मेरे अटैक्स का कोई फर्क नहीं हुआ जबकि मैंने इस पर अपने सबसे खास हथियार से हमला किया था। और फिर जिन उस मॉन्स्टर को काफी खतरनाक लड़ाई होने लगती है। वो मॉन्स्टर भी जिन पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जिन के हाथ को काट लेता है और जिन की हेल्थ काफी तेजी से कम होने लगती है। वो मॉन्स्टर जिनको लगातार मारने लगता है। जिन सोचता है कि अब कोई रास्ता नहीं है और अपने टोटल रिकवरी यूज कर लेता है। फिर वो जाकर उस मॉन्स्टर की आंख में हमला करने का सोचता है और इस बार उस मॉन्स्टर को कोई असर नहीं होता और वो मॉन्स्टर जिन को दूर फेंक देता है। मॉन्स्टर जिन को काफी खतरनाक तरीके से मार रहा होता है और यहाँ जिन की हेल्थ एकदम तेजी से कम हो रही होती है। वो मॉन्स्टर जिन की तरफ आगे बढ़ता है पर जिन उस मॉन्स्टर की आंख में धूल झोंक देता है और बैठकर सोचता है मुझे काफी वार्निंग मिल रही है। ऐसा लगता है जैसे ये सिस्टम मुझे आगाह करना चाहता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ। और सोचता है अगर मैं इसके सामने 3 मिनट टिक जाऊं नहीं ऐसा करने में काफी ज्यादा खतरा है और रिटर्निंग स्टोन यूज करने का सोचता है। पर तभी अचानक से वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और वो स्टोन जिन के हाथ से छूट कर गिर जाता है। और फिर जिन जाकर एक जगह पर जाता है और सोचता है एक और बार और मैं खत्म। और अपने मन में सोचने लगता है कोई तो रास्ता होगा इसे हराने का। और तभी उसे अपने स्टेटस विंडो वाले स्टोर के बारे में याद आता है और फिर वो एक पोशन को देखता है जिसकी कीमत 300 गोल्ड कॉइन होती है जिसे वो 3 खरीद लेता है और उसमें से एक पोशन पीने पर उसे 100 पॉइंट एचपी मिलेगा। जिन कहता है ये काफी नहीं है। फिर जिन याद आता है कि उसकी बॉडी में पॉइजन कोई भी असर नहीं होता है और इसे पीने से उसे कुछ एचपी भी मिलेगी। और जिन सोचकर कहता है मुझे कोशिश करना होगा और वो पॉइजन पीकर उस मॉन्स्टर के सामने चले जाता है। और जैसे ही जिन की बॉडी को वो मॉन्स्टर बाइट करता है वो पॉइजन की वजह से इफेक्ट होता है और कमजोर पड़ने लगता है। तो फिर हम देखते हैं जिन उस मॉन्स्टर पर काफी हमला कर रहा होता है और उस पर हमला कर करके उस पर पॉइजन का इफेक्ट डाल रहा होता है। वो मॉन्स्टर भी जिन पर हमला करता है और अपना दांत सिन जिन के पेट में घुसा देता है। पर यहाँ जिन की एचपी काफी ज्यादा तेजी से घटने लगती है। पर जिन उस मॉन्स्टर के दांत में फंसे होने के बावजूद भी उस मॉन्स्टर के आंख में अपना तलवार घुसा देता है और उस मॉन्स्टर के आंख में तलवार घुसा घुसा कर उसे जान से मार देता है। और फिर जिन देखता है उसे एक चाबी मिली है और जिन सोचता है क्या ये उसी गेट की चाबी है जिसकी रखवाली ये मॉन्स्टर कर रहा था। और उसे एलेक्सर ऑफ द लाइफ का क्रिएटिव पैटर्न मिलता है
तो उसमें से 3 एग्रीमेंट्स की ज़रूरत होती है उसे बनाने के लिए, जिसमें से अभी जिन के पास कुछ नहीं होता। जिन सोचता है मैं भी उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ कि मैं और अंदर जा सकूँ, पर मैं वादा करता हूँ मैं और ताकतवर होऊँगा और यहाँ ज़रूर आऊँगा। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम उस हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पर जिन की मॉम एडमिट होती है और हमें जिन को अपनी मॉम के पास बैठा हुआ दिखाया जाता है। जिन वहाँ पर बैठकर सोच रहा होता है उस एलेक्सर ऑफ लाइफ को मुझे पाना ही होगा, उसकी मदद से मैं अपनी मॉम की बीमारी को इलाज कर पाऊंगा। और हमें बताता है ये दवाई खास तौर पर 3 चीजों से मिलकर बनी है, उसमें से एक भी चीज अभी मेरे पास नहीं है, पर हाँ मैं जानता हूँ कि वो कहाँ मिलेगा। पर खुद को उसके लिए ताकतवर बनाना पड़ेगा उस जगह पर जाने के लिए, और बिना खुद को ताकतवर बनाए उस जगह पर जाना बस एक सुसाइड होगा। मुझे अपना लेवल और भी बढ़ाना पड़ेगा और ताकतवर होना होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जुनू और जिन को एक कैफे में दिखाया जाता है। जिन कहता है अब हालात बदल चुके हैं, मैं तुम्हारे साथ बची हुई उन 19 रेट्स में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है, मैं सभी रेट्स में अकेले ही जाना चाहूंगा। और ये बात सुनकर जिनू चौंक जाता है और कहता है बॉस क्या आप सच कह रहे हैं, आप और मैं अकेले जाएंगे सी रैंक बॉस को मारने, वो भी अकेले? जिन बोलता है बिल्कुल सही समझे। जिनू कहता है लेकिन सी रैंक डंजन में जाने के लिए तो कम से कम 8 लोगों की टीम होनी चाहिए। जिन कहता है तो फिर चलो चलकर ढूंढते हैं, जैसे उस रेड से पहले हमें डैंसुंग ने ढूंढा था। जिनू कहता है इसमें तो काफी खतरा होगा बॉस। फिर जिन उसे समझाता है अगर तुमने उन सभी 19 रेड्स को बिना अपनी जान गंवाए पूरा कर लिया तो यह एक ऐसा कारनामा होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया है, और इससे तुम्हारे डैड का यकीन तुम पर और भी बढ़ जाएगा। फिर जिनू कुछ सोचता है और कहता है मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ बॉस, बचे हुए लोग और डंजन गेट्स का मैं संभाल लूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो वहां पर दौड़ रही होती है और फिर वो अपना दौड़ पूरा कर एक जगह बैठ जाती है। और फिर वो लड़की कहती है बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हारे प्रेजेंस को महसूस कर लिया है। और फिर हम देखते हैं दीवार के पीछे से एक शख्स बाहर निकलता है और कहता है क्या बात है, एस रंग वाले हंटर से मुझे यही उम्मीद थी, बस मैं आपसे बात करने का सही मौका ढूंढ रहा था। और फिर वो आदमी उस लड़की को अपना कार्ड देता है जो कि युंग जिन कंस्ट्रक्शन से होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिनू और उसके डैड को कार में दिखाया जाता है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं डेंजन्स के बारे में। उनका डैड बताता है इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, इकोनॉमिक, गेट्स के खुलने के बाद अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा है, और खास तौर पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे हर किसी की जरूरत है। बिना डेंजन गेट्स के संसाधनों के काम नहीं कर सकता, और इस दुनिया के लिए डेंजन से संसाधन को लाने का काम सिर्फ हंटर कर सकते हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि उन सभी हंटर्स को देखरेख करने वाला एक हंटर एसोसिएशन नाम का पब्लिक संस्था है, और ये ऑर्गेनाइजेशन सभी ताकतवर हंटर्स को शामिल करके उन्हें ग्रेड देती है और रजिस्टर करके उनका देखरेख करती है। वो सभी गेट्स जिनकी बोली नहीं लगती उन्हें यही संभालते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन भी सरकारों के हाथ की कठपुतली है, और ऑर्गेनाइजेशन को संभालने वाले एक बड़े संसाधन पर गिल्ड का कब्जा है। ये वो गिल्ड्स हैं जो इन हंटर्स को काम पर रखती हैं। डेंजन्स के मिलने वाले संसाधनों को लेकर ये गिल्ड्स काफी ज्यादा मुनाफा कमाती है, और ये काफी ज्यादा अमीर हो चुकी है। और इनमें शामिल है हंटर्स गिल्ड्स, व्हाइट टाइगर गिल्ड, रिपर गिल्ड, प्रीम गिल्ड और नाइट गिल्ड। और ये इस देश की सबसे 5 बड़ी गिल्ड्स हैं। डंजन से जुड़े प्रॉफिट पर बस इन्हीं का कब्जा होता है। मैं हाथ पर हाथ रखकर कायोरू की तरह नहीं बैठ सकता। मैं जानता हूँ लोगों की लाइफ में इनका क्या अहमियत है, और इसकी जिम्मेदारी मैं भाड़े के टट्टुओं पर नहीं छोड़ सकता। अब मैं ये काम बस गिल्ड बनाकर ही कर सकता हूँ। फिर जिन्हू अपने मन में सोचता है भले ये सच हो, लेकिन एस रैंक वाले हंटर्स को मेरे भाई के साथ पार्टनर बनाना इसमें काफी ज्यादा खतरा है, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं। पर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन को पार्क में रनिंग करते हुए दिखाया जाता है। जिन अपने सिस्टम विंडो को खोलकर देखता है और सोचता है लगता है अब दुगने पॉइंट्स मिलना बंद हो गए हैं, शायद वो लूट बॉक्स जिसका मैंने मिशन पूरा कर लिया था वो मुझे अब नहीं मिलेगा। और सोचता है एक रैंडम लूट बॉक्स है मेरे पास, क्या पता इसमें से पहले की तरह कोई डेंजन गेट की चाबी मिल जाए, पर उसमें से उसे एक बिंगो मिलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन को रोड पर चलते हुए दिखाया जाता है। जिन अपना लेवल देखते हुए रोड पर चल रहा होता है और सोच रहा होता है फिलहाल जिस लेवल पर मैं हूँ उस पर 3 पॉइंट से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे अपनी काबिलियत जल्दी ही बढ़ानी होगी, पर पहले जिन के साथ सी रैंक के डंजन पूरा करने होंगे। और तभी जिन की फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें लिखा होता है कि उन लोगों को डी रैंक के गेट के लिए एक हंटर चाहिए। हंटर एसोसिएशन एक जवाबी दस्ता तैयार कर रहा है, और जिन अपने मन में सोचता है इसका मतलब मैं अब अकेले नहीं लड़ पाऊंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक टाइकांडो क्लास को दिखाया जाता है और हमें मिस्टर जील को दिखाया जाता है।
वो अपने एक स्टूडेंट से बात कर रहे होते हैं और उनको भी सेम मैसेज आता है जो कि जिन को आया होता है। और बाकी 5 लोग जो उस डेंजन से बच के निकल गए थे उनको भी सेम मैसेज आया होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग को दिखाया जाता है और हम देखते हैं युनहू और जोंग इन आपस में बहस कर रहे होते हैं। युनहू कहता है वो इंटरव्यू सिर्फ समय की बर्बादी थी और वो लोग आपस में काफी सारी फालतू बातें करते हैं, पर मैं उसे कवर नहीं कर रहा हूँ। फिर युनहू पॉइंट पर आता है और पूछता है, अब ये बताओ तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जोंग इन बताता है, कुछ ऐसी बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, और बताता है यूजिन कंस्ट्रक्शन अपनी गिल्ड बनाने जा रहा है। युनहू कहता है, ये बात मुझे पहले से पता है और ये बात तुम जानते हो, अब तुम सीधा सीधा मुद्दे पर आओ। और फिर वो उसे वो बात बताता है और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसी लड़की को जिसको उस आदमी ने अपना कार्ड दिया था। इसका नाम हाइन है। हाइन जोगिन के केबिन में जाती है और उससे यूजिन कंस्ट्रक्शन के कार्ड के बारे में बताती है। जॉइन कहता है, मैं जहाँ तक तुम्हें जानता हूँ तुमने उन्हें मना कर दिया होगा। हाइन कहती है, हाँ मैंने मना कर दिया, पर मैंने ये सब बात आपको बताना जरूरी समझा। जॉइन हाइन को शुक्रिया करता है और हमें यूनून को दिखाया जाता है जो कि जोगिन की बात को याद कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है जोगिन और उससे क्या बात हुई है। हमें दिखाया जाता है जोंगिन उससे पूछ रहा होता है, तुम जेजू आइलैंड के बारे में क्या सोचते हो। जुनू कहता है, तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। जोंगिन बताता है, दरअसल उस नाकामयाब रेड के बाद आइलैंड को सील कर दिया गया था। बस कभी कभार उससे किनारे से निगरानी होती थी, फिर साल में एक बार लोगों को वहाँ आए बदलाव के बारे में बता दिया जाता है। उस आइलैंड पर जो भी हुआ वो लोग आज भी उसे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भले ही पिछले कुछ दिनों में कितने ही असाधारण डेंजन गेट्स क्यों ना अपीयर हुए हो या इंसानियत के रखवाले के तौर पर मुझे कितना ही पूछा गया हो, मैं उस आइलैंड में जो कुछ भी हुआ उसे कभी नहीं भूल सकता और एक दिन मैं उस आइलैंड को जीत कर रहूंगा। पर उससे पहले हम सभी को एक साथ होना पड़ेगा। और वो यूनहू को कहता है, जहां तक मैं जानता हूँ उस आइलैंड पर तुमने भी अपना काफी कुछ छोड़ा था। फिर यूनहू याद करने लगता है अपने उन साथियों को जो कि उस आइलैंड पर मारे गए थे। और फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि डेंजन के पास जा रहा होता है। जिन की बहन कहती है, तो क्या अब तुम छुट्टी के दिन भी काम करोगे, लगता है ज्यादा ही बिजी हो गए हो। और कहती है, तुम काफी बदल गए हो, पहले तुम हर रेड के बाद चोट लगती थी और उससे उभरने में तुम्हें काफी ज्यादा समय लगता था, पर अब ऐसा नहीं है। जिन बोलता है, जो भी हो इससे घर की जरूरतें पूरी हो रही है, ये अच्छी बात है ना। और वो घर से बाहर निकल जाता है। फिर हमें वापस मिस्टर जियूल को दिखाया जाता है और वो रोड पर चल रहे होते हैं और वो तभी जिन को देखते हैं। जिन मिस्टर सॉन्ग को देखता है और उनके पास जाता है। वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। मिस्टर जिन बताते हैं, तुम काफी बदल गए हो और तुम्हारा एक टांग तो कट गया था ना। जिन कहता है, मैं जब हॉस्पिटल में उठा तो मेरा पैर सही सलामत था। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, जो तुम्हें बचाने आए होंगे वो जरूर हाई रैंक के हीलर रहे होंगे। और कहता है, मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि तुम पूरी तरह सही सलामत हो। जिन्होंने शुक्रिया करता है और कहता है, मगर मिस्टर जिल आपका हाथ। मिस्टर जुल कहते हैं, मेरा हाथ बहुत पहले ही एक रीड में कट चुका था, वैसे मुझे इसका कोई मलाल नहीं। जिन उनसे पूछता है, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो बताते हैं, मैं एक एसोसिएशन के बुलाने पर यहाँ आया था। और फिर वो दोनों डेंजन गेट के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं उन सभी 5 लोगों को जो कि उस डेंजन से बचने में कामयाब हो गए थे। और जूही जिन को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। जिन उन सभी को देखकर चौंकता हुआ कहता है, जूही तुम, मिस्टर किम और मिस्टर कांग आप भी। मिस्टर जिल कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ, उस दिन हमें सभी ने जिंदा बचने के लिए जिन की बलि चढ़ाने की कोशिश की थी और मैं किम को अपने साथ किए व्यवहार की वजह से नजर ना मिलाने पर दोष नहीं दूंगा। पर आज वही 5 लोग उस हादसे से जिंदा बचने के बाद एक साथ हैं। फिर जूही जिन से कहती है, जिन क्या तुम सच में यहीं पर हो, मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा और तुम तो यहाँ बिल्कुल बदल गए हो और तुम्हारी हाइट भी बढ़ गई है। जिन कहता है, हाँ हम काफी समय बाद मिल रहे हैं ना। और फिर हम देखते हैं उन सभी के सामने एक कार आकर रुकती है, उसमें से 3 कैदी निकलते हैं। और फिर रिसेप्शनिस्ट कहती है, उन कैदियों को उन हंटर कमी पूरी करने के लिए लाया गया है जो अब यहाँ पर नहीं है। और बताती है, ये हंटर सजा काट रहे हैं और ये उसे कम करवाने के लिए इस काम करने के लिए तैयार हुए हैं, इनसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। और बताती है, आपके साथ हंटर एसोसिएशन से आए मैनेजर कांग भी वहां पर रहेंगे, इनकी रैंक भी है, इसलिए बुरे से बुरे हालातों में भी आपको इन 3 खतरनाक सी रैंक मुजरिमों से आसानी से बचा लेंगे। जिन सोचता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। और वो जूही को अंदर जाने से मना करता है। जूही कहती है, अगर तुम अंदर जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। फिर वो ऑफिसर जिन से आकर कहता है, तुम्हें उन लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो। और पूछता है,
कि रेड का कमांडर कौन रहेगा। फिर मिस्टर जॉन्ग जिन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसे कमांडर बनने का मौका दे और जिन मान जाता है और फिर वो सभी लोग डंजन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अंदर जाने लगते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है उन्हीं कैदियों को जो कि उस डंजन में गोब्लिन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और बाकी सभी को भी जो कि मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और सभी मॉन्स्टर को मार देते हैं। मिस्टर जियूल कहते हैं अभी के लिए खतरा टल चुका है और वो जिन से कहते हैं देखकर लगता है तुम काफी ताकतवर हो चुके हो और पूछते हैं वैसे ये खतरनाक डैगर तुम्हें कहाँ से मिला। जो ही कहती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम्हें एक खरोच नहीं आए। जिन जिन उससे कहता है ये तो अच्छी बात है ना। मिस्टर जियूल जिन को देखते हुए सोचते हैं अब ये काफी ज्यादा बचल चुका है, इससे तो मॉन्स्टर को ऐसे मार रहा है जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। और फिर वो ऑफिसर्स कहते हैं चलो हमें आगे बढ़ना चाहिए और फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और एक ऐसे जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर 3 टनल्स होते हैं। और फिर वो ऑफिसर सलाह देता है कि ये डंजन इतना भी मुश्किल नहीं है तो क्यों ना हम इस डंजन को टीम्स में मिलकर बांट लें। और मिस्टर जूल भी उसकी बात से एग्री करते हैं। जिन अपनी पावर्स का यूज करके पता लगाता है कि कौन से रास्ते पर जाने पर उसे डंजन बॉस मिलेगा। इन सोचता है इन गॉब्लिन्स को मारकर उसका कुछ नहीं होगा और मिस्टर जियोल के साथ और जूही के साथ वो बाई तरफ जाने का फैसला लेता है और वो लोग अपना अपना ग्रुप बनाकर आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर मिस्टर किम के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि गॉब्लिन मॉन्स्टर को मारते हुए सोच रहे होते हैं अच्छा तो ये सिर्फ गॉब्लिन मॉन्स्टर हैं। फिर किंग कहता है मैं बस चाहता हूँ कि ये काम जल्दी से खत्म हो जाए। मिस्टर किम कहते हैं जल्दी ही होगा, वैसे भी रैंक डंजन लो हंटर्स के लिए बुलाया गया है। किंग कहता है मत बोलो, हमने पिछली बार भी यही सोचा था और नतीजा तुम्हारे सामने था। किम कहते हैं मैंने सोच लिया है, मैं इस रेड के बाद जिन से अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा। जिस तरह हमने उसे छोड़ा और भाग गए मैं आज भी उसे नहीं भूल पाया। इसके पीछे की वजह चाहे जो भी हो पर सच कहूं तो हमने उसे धोखा दिया है और अगर हमें खुद की नजर में खुद को अच्छा बनाना है तो सच का सामना करना पड़ेगा। किंग सोचता है क्या वो हमें माफ कर देगा। मिस्टर किम कहते हैं वो हमें माफ करे या ना करे पर हमें कोशिश करनी चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है कैदियों की तरफ जो कि काफी आसानी से उन मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं और ऑफिसर्स की निगरानी में होते हैं। और फिर वो ऑफिसर्स उन कैदियों से कहता है अगर यहाँ पर तुम्हें किसी लिए इंसान से लड़ना पड़ा तो क्या तुम उसे भी मार दोगे। उन कैदियों में से एक कहता है इंसान हो या मॉन्स्टर्स क्या फर्क पड़ता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और पास्ट में जाता है। उस ऑफिसर से मिलने एक आदमी आया होता है और कहता है जिन 3 लोगों ने मिलकर मेरी बेटी का रेप किया और उसके बाद मेरी बेटी ने खुदकुशी कर ली और जिन कमीनों ने ये काम किया वो कुछ साल बाद इस तरह आज़ादी से घूम रहे हैं। और इतना ही नहीं वो सभी हंटर्स हैं इसलिए उन्हें जेल में होते हुए भी रेड्स पर जाने का मौका दिया जा रहा है क्योंकि उनकी सजा कम हो सके। और कहता है क्या यही इंसाफ है, क्योंकि मैं अपनी बेटी को खो चुका हूँ तो ये तो गलत है ना। और वो आदमी उस ऑफिसर्स को 300 करोड़ देते हुए कहता है ये सभी डंजन्स में ही मारने जाने चाहिए। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। वो कैदी उनसे कहता है यहाँ से जाने के बाद मैं इंस्पेक्टर से कहूंगा कि तुम पर सैकड़ों मॉन्स्टर्स ने हमला किया और तुम सभी मारे गए। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें मिस्टर किम और कॉन्ग को दिखाया जाता है। वो गुफा में आगे बढ़ते हुए वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो ऑफिसर्स उन कैदी को मार रहा होता है। और सामने का नजारा देखकर तो मिस्टर किम के हालत खराब हो जाता है। वो देखते हैं कि वहां पर उस ऑफिसर ने 2 कैदियों को मार दिया है और एक को गर्दन से पकड़ रखा होता है। वो अपनी जान की भीख मांग रहा होता है पर वो ऑफिसर कहता है तुम्हें मारने में क्या जल्दी है, क्योंकि मुझे कहा गया है कि तुम्हें मारने से पहले तुम्हें काफी ज्यादा तड़पाऊं। और फिर तभी मिस्टर किंग कहते हैं आखिर तुम क्या कर रहे हो। फिर वो ऑफिसर उन्हें देखकर सोचता है अच्छा तो ये दोनों रास्ते एक ही जगह पर खुलते हैं, मतलब बाएं तरफ वाला रास्ता डंजन बॉस की तरफ जाता है। और फिर जिस कैदी को उसने पकड़ा होता है वो उसकी गर्दन को काट देता है। और फिर किंग और किम की तरफ बढ़ते हुए सोचता है लगता है प्लान में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। और फिर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें जिन और बाकी लोगों को दिखाया जाता है वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और जिन सोच रहा होता है वो ऑफिसर अपने इंस्पेक्टर बॉस के साथ मुझसे मिलने आया था हॉस्पिटल में, उम्मीद करता हूँ उसे ये बात याद ना हो। और तभी उसे एक चीखने की आवाज आती है। जिन तभी उस आवाज की तरफ भागता है और मिस्टर जिल और जूही भी उसके पीछे आती है और हम लोग देखते हैं सभी कैदियों की डेड बॉडी को। मिस्टर जिल कहते हैं ये सब कैसे हुआ। और फिर हमें मिस्टर किम के भी लाश को दिखाया जाता है। और फिर जिन देखता है कि मिस्टर किम की सांसें चल रही है। जिन जूही से उन्हें हील करने को कहता है और जूही उसे हील करती है। और फिर किम को होश आता है। जिन पूछता है ये सब कैसे हुआ। और यहाँ मिस्टर जिल सोच रहे होते हैं कि किसी मॉन्स्टर का काम नहीं हो सकता, ये पक्का किसी दरिंदे का काम है। मिस्टर किम जूही को रोकने हुए कहते हैं रहने दो, कोशिश करना बेकार है,
जिन उसे समझाते हुए कहता है तुम्हें भरोसा रखना होगा अपने परिवार के लिए। जिन कहता है तुम्हें जिंदा रहना होगा, नहीं तो मैं इसका दोषी किसे मानूंगा। किम कहता है मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमसे सामना इस तरह होगा मैंने सोचा नहीं था। मैं तुमसे मिलकर अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता था, हो सके तो मुझे माफ कर देना। और फिर वो वहीं मर जाता है और तभी वो ऑफिसर उन पर हमला कर देता है, पर जिन उसके हाथ को पकड़ लेता है और दूर फेंक देता है। वो ऑफिसर कहता है वाह काफी तेज हो, और बताता है मैं तो सबसे पहले हीलर को मारना चाहता था, पर कोई बात नहीं, पहले तुम ही सही। मिस्टर ज्यूल कहते हैं अच्छा तो ये सब तुमने किया है, और वो ऑफिसर कहता है हाँ कोई शक है क्या। मिस्टर ज्यूल कहते हैं मगर तुम तो हंटर एसोसिएशन से हो ना, तुम्हें लगता है तुम ऐसा सब करके बच जाओगे। ऑफिसर कहता है मेरे पास एक परफेक्ट कहानी है, मैंने सोचा था कि इन सभी को मौत का इंजाम गॉब्लिन पर डाल दूंगा, पर अब मैं कहूंगा कैदियों ने भागने की वजह से मौजूद सभी लोगों को मार दिया और उन्हें मुझ पर हमला किया। क्योंकि मैं उन तीनों को मार दिया इसलिए बस मैं ही जिंदा लौटा। जिन उसे गाली देते हुए लड़ने के लिए सामने आता है, पर उसे मिस्टर ज्यूल रोकते हुए कहते हैं तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे, इससे मैं लिपटता हूँ। और फिर वो किम की तलवार उठाकर तैयार हो जाते हैं और जुई से खुद को बफ करने को कहते हैं, और फिर जुई उन्हें ताकत देने लगती है। वो ऑफिसर कहता है तुम जैसे लोगों जो अपनी जादुई शक्तियों पर भरोसा करके लड़ने पर उतारू हो जाते हो, अब अक्सर अपनी जान गंवा बैठते हो। और फिर से उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और मिस्टर ज्यूल उसे बीच से काट देते लड़ाई होते ही साथ, लेकिन ये उसकी शैडो होती है। वो खुद कर साइड हो जाता है और कहता है तुम तलवार तो अच्छी चला लेते हो। जिन सोचता है थोड़ी देर के लिए सही, पर ये लड़ाई बराबर की हो रही है, और कहता है मिस्टर ज्यूल अगर आप थोड़ा और तेज होते तो शायद आप कुछ कर पाते। और फिर हम देखते हैं लड़ते हुए वो ऑफिसर और ज्यूल को जख्मी कर देता है, पर जूही तुरंत उन्हें हील कर देती है। वो ऑफिसर सोचता है अरे यार ये हीलर, और वो जूही पर हमला कर देता है, पर तभी ज्यूल पीछे से उसके पीठ पर हमला करने वाला होता है, पर वो ऑफिसर उस हमले को रोक लेता है। ज्यूल कहता है लड़ाई के बीच में अपने दुश्मन को पीठ दिखाना कभी सही नहीं होता। फिर वो ऑफिसर काफी तेजी से मिस्टर ज्यूल को जख्मी करने लगता है और उन्हें घुटनों पर ला देता है। जूही उन्हें हील करने की कोशिश करती है पर कोई असर नहीं होता, और हम देखते हैं वो ऑफिसर मिस्टर ज्यूल को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, और वो जैसे ही मिस्टर ज्यूल के सामने आता है वो उस पर हमला कर देते हैं, पर किसी तरह वो ऑफिसर उसके अटैक से काफी आसानी से बच जाता है और वापस से मिस्टर ज्यूल को मारने के लिए अपना हथियार उठा लेता है, पर जिन बीच में आकर उसे पीछे ढकेल देता है। और ये देखकर ज्यूल और जूही दोनों ही चौंक जाते हैं। वो ऑफिसर गुस्से में कहता है तुम फिर आ गए, आखिर तुम हो कौन। फिर जिन अपना नाम बताता है और कहता है मेरा रैंक ई है, और ई रैंक सुनकर वो ऑफिसर चौंक जाता है और कहता है मैं जानता हूँ ई रैंक हंटर होते हुए भी इस तरह के वार को रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा बार बार करने के लिए काफी फुर्ती की जरूरत होती है, और ये तभी मुमकिन है जब हंटर एक जाबाज हो। और कहता है वैसे ये बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्या तुम अपनी काबिलियत छुपा रहे हो। और वो ऑफिसर पूछता है कहीं तुम फर्जी रैंकर्स तो नहीं, अगर नहीं तो फिर एक वजह हो सकती है दोबारा अवेकन होना। और ये सुनकर मिस्टर ज्यूल और जूही दोनों ही चौंक जाते हैं। मिस्टर ज्यूल कहते हैं हो ना हो ये उस प्राचीन तहखाने के बाद ही हुआ होगा। वो ऑफिसर प्राचीन तहखाने के बारे में सुनता है और सोचता है क्या ये वही ई रैंक हंटर है, पर उस वक्त तो मीटर ने भी इसकी शक्तियों का अंदाजा सिर्फ 10 लगाया था, शायद उसके बाद अवेकन हुआ होगा। पर ये उस तहखाने से जिंदा आया कैसे, और अपना हथियार निकाल कर तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। जिन उस ऑफिसर से पूछता है तुमने उन्हें क्यों मारा बताओ। ऑफिसर कहता है उन 3 लोगों ने एक लड़की का रेप किया था और इसलिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। जिन कहता है मैं मिस्टर किम और कांग की बात कर रहा हूँ, उनको तुमने क्यों मारा, उन्हें चुप करवाने के लिए। अगर ऐसा था तो उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उन्हें तड़पाया। तुम इंसाफ के रखवाले नहीं हो, तुम हैवान हो। फिर वो ऑफिसर काफी क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है तुम नहीं समझोगे, और जिन पर हमला कर देता है। जिन उसे काफी आसानी से रोक लेता है और फिर उन दोनों में काफी ज्यादा आइकॉनिक लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लोग इतनी तेजी से लड़ रहे होते हैं कि मिस्टर ज्यूल और जूली उसे देख भी नहीं पा रहे होते। मिस्टर ज्यूल कहते हैं ये उस जिन जैसा नहीं है जिसे मैं जानता था, ये तो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और यहाँ हम देख रहे होते हैं जिन और ऑफिसर की लड़ाई चल रही होती है और वहाँ दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। वो ऑफिसर जिन को गाल पर एक स्क्रैच देता है और जिन पीछे हट जाता है। वो ऑफिसर जिन से कहता है तुम ताकतवर तो हो पर उतने नहीं, पर जिन कहता है अफसोस काश तुम मेरे खून के प्यासे ना होते। देखो तुमने क्या किया, सिस्टम को इस बात की भनक लग चुकी है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, और एक वजह मुझे और भी मिल गई है तुम्हें मारने की। और जिन वहीं अपना किलिंग इंटेंस निकालने लगता है और जिन इसमें काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है।
और जिन उस पर काफी तेजी से हमला करने लगता है। वो ऑफिसर कहता है ये तो और भी ज्यादा तेज हो गया है। जैसे ही जिन उसके गाल पर एक खरोच मारता है अपने डैगर से, उसके शरीर पर पॉइजन फैलने लगता है। जिन अभी भी उस पर काफी ज्यादा वार कर रहा होता है। वो ऑफिसर कहता है अच्छा अब एक चीज मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ, और जिन पर गायब होकर हमला करने लगता है। और यहाँ जिन भी उसे नहीं ढूंढ पा रहा होता। वो ऑफिसर बताता है ये एक ऐसी मैजिक है जिसमें मैं अपने प्रेजेंस को पूरी तरह हाइड कर सकता हूँ, और आकर जिन पर पीछे से हमला करता है। वो कहता है इसी हालत में अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और तुम बच भी नहीं सकते। पर जिन अपने फुल रिकवरी को यूज करता है, जिसके कारण उसकी चोट भी ठीक हो जाती है। और ये देखकर वो ऑफिसर भी हैरान हो जाता है और कहता है आज तक किसी हंटर्स को मैंने नहीं देखा कि वो खुद को हील कर पाए। मुझे देखना होगा ये और क्या क्या कर सकता है, और मुझे इसे समझना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। और यहाँ जिन कहता है मेरा यहाँ एक और एहसास हुआ क्या, अब मुझे तुझ जैसे लोगों को मारने के लिए गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं। और वो ऑफिसर कहता है यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जीतता है, और गायब होकर जिन पर हमला करने लगता है। पर जिन अब उसके हमले को काफी आसानी से रोक रहा होता है। ऑफिसर सोचता है आखिर तुम ये कर कैसे रहे हो, क्या तुम मेरे किलिंग इंटेंस को भांप रहे हो। और फिर जिन अपनी मर्डरस इंटेंस वाली स्किल को ऑन कर देता है और उसे अपने इमेजिनेशन की दुनिया में फंसा लेता है, और उसकी छाती पर अपना डैगर घुसा देता है। और इसके बाद उसे मार देता है। उस ऑफिसर की और जिनकी काफी सारी फालतू बात होती है, पर मैं उसे कवर नहीं कर रहा। उसके बाद जूही और मिस्टर जियुल जिन को शुक्रिया करते हैं और कहते हैं अगर तुम नहीं होते तो आज हम मारे जाते। जिन कहता है तुम दोनों बाहर चले जाओ, मैं बाकी सब संभाल लूंगा, और बॉस मास्टर को मारने चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मैनेजर चिंगजुल को दिखाया जाता है। वो अपने असिस्टेंट को देखते हुए कहते हैं और वो बाकी सब कहाँ हैं। मुझे एक खास बात पता चली है। और यहाँ जिंगचुल को पता चल गया होता है कि वो ऑफिसर मर्डरर था। वो अपने मन में सोच रहा होता है यकीन नहीं होता इतने समय के बाद किम छिप कर ये सब खून कर रहा था। वो किसी फिर वो जिन को देखकर सोचता है ये तो वही ई रैंक वाला हंटर है ना, पर ये तो काफी अलग लग रहा है। जिनचुल जिन के पास जाता है और जिन कहता है आप तो वही ऑफिसर है ना। जिनचुल कहता है हाँ मैं वही ऑफिसर हूँ, और कहता है मेरा आदमी की वजह से जो कुछ भी परेशानी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और पूछता है आखिर उसे मारा किसने। जिन सोचता है लगता है अब मैं पकड़ा जाऊंगा। पर मिस्टर जियुल कहते हैं मैंने उसे मारा है अपने साथी के साथ मिलकर। मिस्टर जिनचुल कहते हैं किंग बी रैंक का हंटर था, और बी रैंक पे भी उसकी काबिलियत काफी ज्यादा थी। किसी सी रैंक वाले हंटर को उसके सामने टिक पाना नामुमकिन था। और कहता है खैर जो भी हो, फिलहाल मुझे हादसे के बारे में रिपोर्ट लिखनी है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिनको बताते हुए देखते हैं कि वो आदमी जिसने ऑफिसर को पैसे दिए थे उसने अपने सारी गुनाह कबूल कर ली, और हम सब बेगुनाह साबित हो गए। और फिर हमें जूही जिन को एक साथ दिखाया जाता है। उनकी काफी सारी बात होती है, पर ये फालतू है तो मैं इसे फिर से कवर नहीं कर रहा हूँ। जूही बताती है कि मैं हंटर का काम छोड़ रही हूँ, और वो कहती है मैं अपने शहर जाकर अपना बिजनेस संभालूंगी, और अगर तुम मेरे शहर हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हें अपना शहर घुमाऊंगी। जिन कहता है जरूर, मैं अगर आऊंगा तो तुम्हें जरूर कांटेक्ट करूंगा। एपिसोड की शुरुआत वैसे होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो कहती है मैं ये काम छोड़कर जा रही हूँ जिन, और वो चली जाती है। और फिर हमें जिनचिल को दिखाया जाता है जो कि जिन से बात कर रहा होता है, और कहता है यकीन नहीं होता तुम जैसा एक ई रैंक हंटर भी टैसे किंग को हरा सकता है, क्योंकि शक्तियाँ जागने के बाद हम तुम्हारी जांच पहले ही कर चुके हैं। और जिनचुल कहता है पर मैं तुम्हें बता दूं अगर ज्यादा दिन जिंदा रहना चाहते हो तो संभल कर रहना। जिन पूछता है आप बोलना क्या चाहते हैं। जिनचुल कहता है वो हादसा याद है ना जहाँ डैज सुंग और उसकी सारी टीम मारी गई थी, जहाँ तुम सिर्फ 2 लो लेवल के हंटर्स ही बचे थे। डेंसुंग का छोटा भाई तुम्हें मारने के लिए खोज रहा है, और वो तुम्हें कभी भी निशाना बना सकता है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम संभल कर रहो। जिन पूछता है क्या आप उस एस रैंक हंटर की बात कर रहे हैं, क्या वो हमें मारना चाहता है। जिनचुल कहता है उस डेंजन में जो हुआ उससे उसके भाई को कोई मतलब नहीं, वो बस अपने भाई की मौत का बदला तुमसे लेना चाहता है। और बताता है कि कानून एस रैंक हंटर्स के सामने बेबस है। वो हंटर्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो अगर चाहे तो सोसाइटी को खत्म कर सकते हैं, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। और ये सब बात बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब बात जिनचुल जिनसे कह चुका है, और ये सब बात वो अभी सोच रहा होता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और जिन कहता है अब मेरे ताकतवर बनने की एक और वजह है, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन और जिन्हू को दिखाया जाता है। जिन्हू जिनको अपनी बनाई हुई टीम को दिखाने के लिए लाया होता है। जिन्होंने देखता है और कहता है ये सब कौन है। जिन्हू कहता है क्या मतलब कौन है, तुम्हें तो सब पता है बॉस, ये हमारी स्ट्राइक टीम है। जिन्हू कहता है मैंने ऐसे लोगों को चुना है जो काबिल तो है, पर किसी न किसी वजह से उनकी काबिलियत सामने नहीं आई। और कहता है अगर सच कहूँ तो इनके पास कोई काम नहीं। जिन कहता है ये तो घायल और शराबियों का झुंड है। जिन्हू कहता है हाँ पर ये हमारे काम के हैं। और फिर जिन एक बच्ची को देखकर कहता है
यहाँ पर ये बच्चे भी तो हैं। जिन्हों बताता है अवेकन होने के बाद अगर आप किसी नाबालिग को काम पर रखते हैं तो ये कोई क्राइम नहीं है। और फिर तभी वो लड़की जिनके पास आती है और कहती है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, अब मैं एक लायक हंटर बन चुकी हूँ। जिन उससे कहता है हाँ पर तुम हो तो स्कूल पर ही ना, और पूछता है क्या तुमने कभी इससे पहले कोई रेड की है। वो लड़की मना करती है और कहती है नहीं मैंने कभी रेड नहीं की। और फिर जिन उस लड़की से कहता है तुम्हारी रैंक ई है ना, और ये सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है और कहती है हाँ पर तुम कहना क्या चाहते हो। और फिर जिन कहता है खैर छोड़ो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जिन बताता है कि डेंजन में बस वो और जिन्हू ही अंदर जाएंगे। और फिर एक लड़का जिन्हू से कहता है क्या सच में बस तुम लोग ही अंदर जाने वाले हो और हमें बाहर रहने के 30 लाख मिलेंगे। जिन्हू कहता है हाँ पर ये बात किसी को बता नहीं सकते, अगर तुमने इस नियम को तोड़ा तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उस मिली रकम के 3 गुना प्राइस फाइन के रूप में भरना पड़ेगा। और फिर हम जिन को देखते हैं जो कि अपने हाथ में एक स्टोन पकड़ा होता है जो कि उसे टेसी किंग को मारने के बाद मिला था। वो कहता है इसका यूज करने का समय आ गया है और वो उसे फोड़ देता है और उसका यूज करता है। फिर हम जिन्हू को देखते हैं जो कि काफी भारी भरकम आर्मर पहन के जिनके सामने आता है और जिनसे कहता है आप तो काफी ज्यादा पावरफुल हो पर मुझे तो अपने सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ेगा ना बॉस। जिन कहता है ये तुमने क्या पहन रखा है। जिन वो बताता है इस आर्मर को मैंने इटली से मंगाया है। और जैसे ही जिन उसे एक उंगली से धक्का देता है वो जमीन पर गिर जाता है। और फिर जिन उसे आर्मर को उतारने को कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन और जिन्हों को डंजन गेट के सामने खड़ा हुआ दिखाया जाता है। जिन वो कहता है सच कहूँ तो अंदर जाने में मुझे डर लग रहा है। पर जिन कहता है चलो अब अंदर चलो, और वो लोग अंदर चले जाते हैं। फिर हम पिछले 2 लोगों को बात करते हुए दिखाया जाता है। उसमें से एक कहता है क्या तुम्हें इन दोनों को अकेला जाना ठीक लग रहा है। वो दूसरा वाला कहता है हमने समझाया तो था पर क्योंकि रेड के पैसे हमें मिल चुके हैं तो किस बात का डर। और वो वहां पर जो शराबी होता है वो अपना शराब पीते हुए कहता है डी और ई रैंक वाले हंटर्स सी रैंक की रेड करने जा रहे हैं। इन दोनों को पता नहीं ये कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिन की बहन को स्कूल में दिखाया जाता है। वो अपने स्कूल में क्लास अटेंड कर रही होती है और किसी के बारे में सोच रही होती है। फिर हमें वापस से डेंजन गेट के बाहर दिखाया जाता है। वो लोग कह रहे होते हैं उन्हें गए कितना समय हो गया है। दूसरा वाला बताता है लगभग 1 घंटा हो गया है। फिर वो कहता है एक सी रैंक की डेंजन को पार करने के लिए कम से कम 8 लोग लगते हैं जिसे वो 2 घंटे में कंप्लीट कर पाते हैं। और तभी जिन वो उस डेंजन गेट से बाहर निकलता है। वो सभी सोच रहे होते हैं कि जिन वो भाग कर आया है, पर तभी जिन भी बाहर निकलता है और वो लोग देखते हैं कि डेंजन गेट बंद हो जाता है। और ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि उन्होंने डेंजन बॉस को हरा दिया है। और फिर वो लोग अगले गेट की तरफ जाने को कहते हैं। और यहाँ पर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। और फिर सीन शिफ्ट होता है, जिन सभी गॉमलिस मॉन्स्टर को मार रहा होता है काफी आसानी से, और जिन वो माना क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर रहा होता है। और फिर जिन वो कहता है बॉस मेरा काम हो गया। जिन कहता है ठीक है अब इसका भी काम खत्म करते हैं, और वो डेंजन बॉस को मार देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जिन ऐसे ही हर रोज काफी सारे डेंजन में जाकर काफी सारे अलग अलग डेंजन मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और काफी ताकतवर होता जा रहा होता है। जिन वो सोचता है वैसे लगातार और भी ताकतवर हो रहे हैं बॉस। जिनको एक स्किल मिलती है। जिन कहता है इसे पाना काफी ज्यादा मुश्किल था पर ये काफी ज्यादा काम का है, एनिमे को दिखे बिना उस पर हमला करना ये काफी ज्यादा असरदार होता है। और फिर जिन को एक मॉन्स्टर पीछे से हमला करने के लिए आ रहा होता है पर जिन उसे अपने एक ही अटैक में मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है जिन वो जो कि स्टोन्स जमा कर रहा होता है, और वो जिनसे कहता है हमारा काम स्टोन्स इकट्ठा करते ही हो जाएगा, अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए बॉस। फिर जिन वहां पर बैठ जाता है और सोचने लगता है मुझे बेहद काम के नए स्किल्स मिले हैं पर फिलहाल मेरी माना कम होने के कारण मैं इसका यूज ज्यादा देर तक नहीं कर सकता। और कहता है फिलहाल चीजें बेहतर चल रही हैं, क्या मुझे दानव के किले की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और कहता है अभी नहीं, मेरा रैंक अभी बस ए और बी के बीच में है, मुझे और ताकतवर होना होगा। और तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है जॉब चेंज मिशन के नाम से। और फिर हमें व्हाइट टाइगर की बिल्डिंग को दिखाया जाता है और उसके मैनेजर को दिखाया जाता है, इसका नाम सोंगमिन है। सोंगमिन का अप्लाई उसके पास आता है और कहता है कोई सी रैंक गेट्स की राइट्स लेने के लिए 150 मिलियन देने के लिए तैयार है। और फिर उसका एम्प्लॉय कहता है एक नई सी रैंक टीम है जो कि सी रैंक गेट्स के लिए मार्केट से भी दुगनी रकम देने के लिए तैयार है। और बताता है कि इस टीम में लीडर यूजिन कंस्ट्रक्शन का छोटा बेटा है। वो सोचता है एक अमीर जादे का इस तरह हंटर बनना ये थोड़ा अजीब लग रहा है। और फिर सोंगमिन फाइल में जिन का नाम देखता है और पूछता है ये तो वही ई रैंक हंटर है ना। वो एम्प्लॉय बताता है हाँ सर, लगता है ये पूरी टीम जल्दबाजी में बनाई गई है। फिर वो मैनेजर को याद आता है कि इसका नाम मैंने प्राचीन तक खाने वाले फाइल में भी सुना था, और सोचता है कुछ तो बात है। फिर सीन शिफ्ट होता है, यह सभी लोग बैठकर टाइम पास कर रहे होते हैं। और फिर वहां डेंजन से जिन निकलता है और कहता है माफ करना
मुझे थोड़ी देर हो गई, माना क्रिस्टल इकट्ठा करने में जरा देर हो गया। फिर उसके टीम का एक आदमी कहता है, तुम थक गए होगे, आज ड्राइव मैं कर देता हूँ। और तभी जिन जाते हुए उस लड़की को देखता है और पूछता है, क्या कोई बात है, तुम परेशान लग रही हो। वो लड़की कहती है, कोई बात नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सैंगमिन और उसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है। वो असिस्टेंट कहता है, सर क्या आपको पक्का यकीन है कि वो जिन फिर से अवेकन हुआ है। सैंगमिन कहता है, हाँ मुझे यकीन है, क्योंकि जिन 3 बड़े हादसों से बचकर आया है। हर हादसे में बहुत से लोग मारे गए, पर वो हर बार बच गया। फिर उसका असिस्टेंट पूछता है कि सर अब हम कहाँ जा रहे हैं। संगमिन कहता है, एक भरोसेमंद हंटर की तलाश में। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें संगमिन और उसके असिस्टेंट को दिखाया जाता है, जो कि जिन की टीम को देख रहे होते हैं बाहर से खड़े होकर, और काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या ये लोग यहाँ ऐसे ही बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग पिकनिक मना रहे हैं। और फिर तभी वो छोटी लड़की उनके पास आती है और कहती है, यहाँ से आगे जाना मना है, यहाँ से आप लोग चले जाइए। और फिर वो लोग कहते हैं, माफ़ करना, यहाँ हम गलती से आ गए। और फिर उसको एहसास होता है कि हंटर जिन इन सभी को छोड़कर अकेले ही डेंजन में गया है, और सोचता है अगर ये सच हुआ तो ये एक बहुत बड़ी खोज साबित होगी हमारे लिए। और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर जिन जिन वो और उसके डेंजन से बाहर निकलते हैं। जिन कहता है, कल मुझे एक काम है तो मुझे छुट्टी चाहिए। जिन वो कहता है, अच्छा ठीक है, मैंने कुछ डेंजन गेट्स बुक किए थे, मैं उन्हें कैंसिल कर देता। जिन कहता है, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा करने से फालतू में पैसे बर्बाद होंगे। जिन वो कहता है, मैं गेट्स को 2-3 दिन तक रोक कर रख सकता हूँ। जिन कहता है, तो ठीक है, तो फिर हम बाद में ही जाएंगे। और फिर वो अगले दिन गेट की तरफ जाने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं क्रिपी से सीन को, जो कि सपना देख रहा होता है। वो कहता है, एक बार फिर से वही सपना, अब समय आ चुका है जेजू आइलैंड को पाने का। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, अबे जिन को दिखाया जाता है और उसके पास सोंगिन और उसका असिस्टेंट आता है और जिन से बात करने को कहता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है कैफे में। यहाँ पर सोंगमिन अपने व्हाइट टाइगर गिल्ड की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है और कहता है, चलिए मैं मुद्दे की बात करता हूँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम आपको यूजिन कंस्ट्रक्शन से दुगना पैसा देंगे। और अपने मन में सोचता है कि ये ऑफर वो कभी रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर जिन पूछता है, व्हाइट टाइगर गिल्ड्स के हेडक्वार्टर की कीमत कितनी होगी। सुंगमिन बताता है कि यही कोई 5,000 करोड़। जिन कहता है, इसका मतलब तुम बदले में मुझे ये पूरी कंपनी देने वाले हो। जिंगमिन कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। जिन बताता है, यूजिन कंस्ट्रक्शन मुझे 3,000 करोड़ दे रही है उनके साथ ज्वाइन करने को। जिंगमिन चौंक कर कहता है, क्या कहा, 3,000 करोड़। जिन बताता है, यूजिन कंस्ट्रक्शन मुझे एक बिल्डिंग दे रही है जिसकी कीमत 3,000 करोड़ है। तुमने कहा तुम उसकी दुगनी कीमत दोगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि 5,000 करोड़ की एक कंपनी काफी रहेगी। और फिर प्रूफ के लिए वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देता है। जंगमिन कहता है, दरअसल ये इतनी बड़ी डील है कि मुझे अपने हायर ऑफिसर से पूछना पड़ेगा। और फिर ये सुनकर जिन कहता है, ठीक है, मुझे अब यहाँ रुकने का कोई वजह नहीं मिला, और जाने लगता है। और फिर जिन रुककर उससे पूछता है, वैसे मैं जानना चाहता था कि तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया, कहीं तुम मेरी जासूसी तो नहीं कर रहे थे। और फिर जिन गायब हो जाता है और उसके गाल पर एक कट लगा देता है। वो सोचता है, ये तो हाइड होकर अटैक करने वाली स्किल है। अब मैं समझा यूजिन कंस्ट्रक्शन इसे इतनी बड़ी कीमत क्यों दे रही है। और फिर वो जिन से कहता है, बिना परमिशन से आपके बारे में जानने के लिए मैं माफी चाहूंगा। और पीछे पलटने लगता है, पर जिन उसे पीछे पलटने से मना करता है। फिर जेंगमिन कहता है, जेंजन गेट्स के कम होने से हंटर्स ट्रेनिंग करने में देरी हो रही है, और गिल्ड्स की पॉलिसी है कि ट्रेनिंग के बिना ट्रेड्स नहीं कर सकते। मैं इस बात से काफी ज्यादा परेशान था और इसी बात की मैं तहकीकात कर रहा था। जिन पूछता है, तुम्हारे अलावा मेरे बारे में और कौन जानता है। वो बताता है, मैं और सिर्फ मेरा असिस्टेंट जानते हैं। जिन कहता है, तुम्हारे अलावा ये बात और किसी को भी पसंद नहीं, और मैं अपने बारे में राज रखना ही ज्यादा पसंद करता हूँ। तो अगर ये बात फैली तो मेरा सबसे पहला शक तुम दोनों पर ही होगा। और फिर जिन उसके सामने आकर कहता है, लगता है सीराइन गेट्स बड़े पैमाने पर बुक होने के कारण तुम्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। जोंगमिन कहता है, हाँ इससे नए हंटर्स को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। जिन कहता है, हम एक डील कर सकते हैं, मैं तुम्हें सी रैंक के 3 गेट्स देने के लिए तैयार हूँ, और अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक, नहीं तो तुम्हारे गिल्ड्स में कोई सी रैंक की गेट्स मिलने का कोई चांस नहीं है। जिनमिन पूछता है, इनकी कीमत क्या होगी। जिन कहता है, बस 30 करोड़। जिनमिन कहता है, अगर किसी कीमत में किस्मत अच्छी भी हुई और माना क्रिस्टल मिल भी जाए तो उनकी कीमत 20 करोड़ से ऊपर नहीं होती। जिन तुरंत कहता है, मुझे मंजूर है, और फिर उनकी डील हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन व्हाइट टाइगर गिल्ड्स की बिल्डिंग को दिखाया जाता है। यहाँ पर जिंगमिन को पता चलता है कि उसके रेजिस्टेंस में ऑलरेडी सी रैंक के गेट्स मौजूद हैं।
और जिन ने उसे बेवकूफ़ बना दिया। और फिर जिन का मैसेज आता है उस फोन पर और कहता है माफ़ करना, मैं ऐसा ही हूँ। और जिंगमिन सोचता है चलो कम से कम मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर तो मिला, ये इतना ही काफ़ी है। और फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि जॉब चेंज मिशन को कंप्लीट करने के लिए गाड़ी से कहीं जा रहा होता है और सोचता है मज़ा आएगा। और इस सीन यहीं पर कट हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।